नमस्कार साथियों, कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास का 12वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कलचुरी राजवंश के बारे में। कलचुरी कहाँ से थे, इन्होंने कितने से कितने कब से कब तक शासन किया छत्तीसगढ़ में, भारत में कब से कब तक शासन किया, उसके बारे में आज हम जान लेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कलचुरी वंश ने 550 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक भारत के किसी न किसी भाग पर शासन किया था, किंतु छत्तीसगढ़ में इन्होंने 1000 ईस्वी के आसपास अपने राज्य की स्थापना की। कलचुरियों की वंशावली किस नरेश से आरंभ होती है, उसके बारे में अनुमान किया जा सकता है कि कोकल देव से प्रारंभ होती है। कोकल देव के वंशज कलचुरी कहलाए। कलचुरी हैह वंशी की एक शाखा है। हैह वंश ने रतनपुर और रायपुर में 10वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक शासन किया। कोकल देव जो था महाप्रतापी राजा थे, पर उनके वंशजों में जाजल्य देव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि वे न सिर्फ महापराक्रमी राजा थे, बल्कि छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक उन्नति के लिए भी उन्होंने चेष्टा की थी। अब हम जानते हैं कि कलचुरी के शासक छंदवंशी क्षत्रिय कहलाते थे एवं स्वयं को सहस्त्रार्जुन की संतान मानते थे। पौराणिक गाथाओं में सहस्त्रबाहु के बारे में बताया गया है। हैह वंशी सहस्त्रबाहु को पूजते थे। पुराणों से ज्ञात होता है कि सहस्त्रबाहु द्वारा रावण को बंदी बनाया गया था। भगवान दत्तात्रेय से मिला सहस्त्रबाहु को भगवान दत्तात्रेय से वरदान, हजारों भुजाओं का वरदान मिला था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महिष्मती साम्राज्य के सम्राट और हैह वंशी के अधिपति कार्तवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र अर्जुन आगे ये महिष्मती राज्य की राजा बने। सहस्त्रबाहु को युद्ध में न हारने का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्हें युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सका। यहाँ भी वही हुआ। यहाँ ललकारने पर सहस्त्रबाहु और रावण में युद्ध होता है। इस युद्ध में जो सहस्त्रबाहु था, उनके द्वारा रावण को बंदी बना लिया जाता है। ये जो फ़ोटो दिख रही है, ये सहस्त्रबाहु की फ़ोटो। ये किसी भी प्रकार से एक तरफा युद्ध था। देखते ही देखते सहस्त्रबाहु ने रावण को अपनी हजारों भुजाओं से दबोच लिया और उसे अपनी राजधानी महिष्मती ले जाकर कैद कर लिया। हालांकि पुलस्त्य ऋषि के कहने पर सहस्त्रबाहु ने रावण को आज़ाद कर दिया। संभवतः इसके बाद रावण और सहस्त्रबाहु में मित्रता हो गई। तो इसकी जानकारी हमें पौराणिक शास्त्रों से मिलती है, पौराणिक पुराणों से प्राप्त होती है इसके बारे में जानकारी। सहस्त्रबाहु ने हैह वंशी लोगों को नर्मदा नदी के तट पर बसाया था। जो सहस्त्रबाहु नाम के राजा थे, इन्होंने हैह वंशी के लोगों को नर्मदा नदी के तट पर बसाया था। उसके बाद हम जानते हैं कलचुरी राजवंश के शासकों के बारे में। सबसे पहले आते हैं कोकल देव प्रथम, 875 से 925 ईस्वी। कोकल देव प्रथम के बारे में जाने हम, तो चलिए कोकल देव प्रथम के बारे में जानते हैं। इन्होंने त्रिपुरी, जो मध्य प्रदेश में त्रिपुरी वाला जो एरिया है, उसे स्थायी कलचुरियों की राजधानी बनाई। कोकल देव प्रथम कलचुरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है एवं प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है, जिसने राष्ट्रकूटों और चंदेलों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए। प्रतिहारों के साथ कोकल देव प्रथम का मैत्री संबंध था। फिर आगे देखें, इस प्रकार अपने समय के शक्तिशाली राज्यों के साथ मित्रता और विवाह द्वारा
अपनी शक्ति को सुदृढ़ की। कोकल देव प्रथम अपने समय के प्रसिद्ध योद्धाओं और विजेताओं में से एक थे। इन्होंने मित्रता और विवाह के द्वारा शक्तिशाली राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए और अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया। कोकल प्रथम अपने समय के प्रसिद्ध योद्धाओं और विजेताओं में से एक थे। ये देख सकते हैं मैप में, कलचुरी जो वंश था वो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था। ये कलचुरी वंश का एरिया है जहाँ कलचुरी साम्राज्य स्थापित था। तो आगे चले हम, तो आगे देखते हैं अगले जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं वो गांगेय देव। इनके बारे में जाने तो गांगेय देव लगभग 1019 ईस्वी में त्रिपुरी के राज सिंहासन पर बैठे। गांगेय देव को अपने सैन्य प्रयत्नों में विफलता भी प्राप्त हुई, किंतु उसने कई विजय प्राप्त की और अपने राज्य का विस्तार करने में काफ़ी अंश तक सफलता प्राप्त की। गांगेय देव को साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपने साम्राज्य का अत्यंत विस्तार किया, परंतु किसी किसी जगहों में इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। अपनी सेना से लेकर वह सफलतापूर्वक पूर्वी समुद्र तट तक पहुंच गया और उड़ीसा को विजित किया। इन्होंने उड़ीसा वाला जो क्षेत्र था उसे जीत लिया था सफलतापूर्वक। अपनी इन विजयों के कारणों उसने विक्रमादित्य का विरुद्ध धारण किया। अपनी इन विजयों के कारण, इतनी सफलता युद्ध में विजय होने के कारण उन्होंने विक्रमादित्य का विरुद्ध धारण किया। उसने पालों के बल की अवहेलना करते हुए अंग पर आक्रमण किया। उस समय पाल शासकों का शासन रहता है, तो उन्होंने अंग वाला जो क्षेत्र है वहाँ पाल शासकों का शासन रहता है। गांगेय देव ने उस पर भी आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसे भी सफलता प्राप्त हुई। यह संभव है कि गांगेय देव ने कुछ समय तक मिथिला या उत्तर बिहार पर भी अपना अधिकार जमाए रखा। अब अगले जो शासक आते हैं वो लक्ष्मीकर्ण आते हैं। लक्ष्मीकर्ण के बारे में जानते हैं। ये जो हम देख रहे हैं ये है त्रिपुरी के कलचुरियों के बारे में। सबसे पहले हमने जाना कोकल देव के बारे में, फिर दूसरे कौन थे, दूसरे गांगेय देव थे। फिर अब जो तीसरे शासक महत्वपूर्ण शासकों में आए हैं वो है लक्ष्मीकर्ण। लक्ष्मीकर्ण के बारे में जाने तो गांगेय देव ने के उपरांत उसका प्रतापी पुत्र लक्ष्मीकर्ण अथवा कर्णराज सिंहासन पर बैठा। वह अपने पिता की भांति एक वीर सैनिक और सहस्त्रों युद्धों का विजेता था। कल्याणी और अनिलवाड़ के शासकों से सहायता प्राप्त कर कर्ण ने परमार राजा भोज को परास्त किया। लक्ष्मीकर्ण जो था वो कल्याणी और अनिलवाड़ के शासकों से सहायता प्राप्त किया और कर्ण ने, और ये जो कर्ण था इसने, लक्ष्मीकर्ण अर्थात इसने परमार राजा भोज को परास्त किया। उसने चंदेलों और पालों पर भी विजय प्राप्त की। उसके अभिलेख बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि इन भागों पर उसका अधिकार था। कर्ण का राज्य गुजरात से लेकर बंगाल और गंगा से महानदी तक फैला था। इसका राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था? गुजरात से बंगाल और गंगा नदी से महानदी तक इसका जो राज्य था ये विस्तृत था। उसने कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। फिर अगले जो शासक बनते हैं वो है यशकर्ण। यह कर्ण सन 1703 के लगभग त्रिपुरी के सिंहासन पर बैठा। उसने वेंगी राज्य और उत्तर बिहार तक धावा बोले। उसके पिता के अंतिम दिनों में उसके राज्य की स्थिति काफ़ी डामाडोल हो गई थी और इसी डावाडोल स्थिति में उसने राज्य सिंहासन पर पैर धरा था।
परमारों ने यशकर्ण की राजधानी को खूब लूटा। इन सब पराजयों से उसकी शक्ति को झकझोर दिया। उसके हाथों से प्रयाग और वाराणसी की नगर निगल लिए और उसके वंश का गौरव समाप्त होता गया। फिर उसके बाद आते हैं जो महत्वपूर्ण शासक है वो है शंकरगण द्वितीय। शंकरगण द्वितीय को उपाधि है मुग्धतुंग, उसकी उपाधि का नाम है। शंकरगण द्वितीय ने पाली प्रदेश के बाणवंशी शासक विक्रमादित्य प्रथम को परास्त कर इस प्रदेश को जीत लिया। पाली का जो कोरबा वाला प्रदेश है वहाँ जो शासक थे बाणवंश विक्रमादित्य प्रथम, इनको परास्त किया और उस क्षेत्र को जीत लिया। शंकरगढ़ ने अपने छोटे भाई को इस प्रदेश में नियुक्त किया। इस समय राजधानी थी तुम्बाड़। बिल्हारी लेख के अनुसार मुग्धतुंग ने 900 ईस्वी में दक्षिण कौशल पर राज कर रहे बाणवंशी शासक विक्रमादित्य को हराकर पाली पर अधिकार कर लिया। अपने भाइयों को बिलासपुर संभाग के कुछ मंडल का मंडलाधिपति बनाकर त्रिपुरी वापस आ गया। फिर उसके बाद हम जानते हैं अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं महत्वपूर्ण। अब कलचुरियों के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देखते हैं। भारत में कलचुरी नरेशों ने 550 से 1750 ईस्वी तक राज्य किया। उत्तर और दक्षिण के प्रदेशों में अपना राज्य स्थापित किया। इस वंश का स्थापना वामन राजदेव ने किया था। इसमें एक महत्वपूर्ण शासक और आते हैं वामन राजदेव। इन्होंने कालिंजा पर विजय प्राप्त की तथा कालिंजर को अपनी राजधानी बनाई, त्रिपुरी को दूसरी राजधानी बनाई। त्रिपुरी में कलचुरी के संस्थापक माने जाते हैं वाम राजदेव। यह पूर्णतः इस वंश के आदि पुरुष के रूप में कृष्णराज को माना जाता है। कलचुरियों का आदि पुरुष जो है अर्थात सबसे पहला शासक जो है महत्वपूर्ण शासक वो माना जाता है कृष्णराज को। ये पूर्णतः त्रिपुरी के निवासी थे। इन्हें कलचुरी के अलावा इन्हें प्राचीन समय में अलग अलग नामों से जाना गया। कटचुरी, कालत्सुरी, सहस्त्रार्जुन, हैहवंशी, चेदिय नरेश आदि माने जाते हैं। अब देखें तो कलचुरी कहाँ से आए थे इसके बारे में जानें तो कलचुरी राजवंश प्राचीनतम राजवंशों में से एक है। इनका प्राचीन स्थान माहिष्मती और बाद में कलचुरी वर्तमान में जो तेवर वाला इलाका है वो पड़ा। इसी त्रिपुरी राजवंश के एक लाहुरी शाखा ने कालांतर में छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापित किया था। छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना कब और किसने की इसके बारे में जानें तो छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना कलिंग राज ने किया था। इसकी स्थापना 1000 ईस्वी में हुआ था। कलचुरी को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला रतनपुर शाखा और दूसरा रायपुर शाखा के हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।